जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टाक वापस आपका चाणक्य कोचिंग पे स्वागत करती हूँ। संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, बिल्कुल आज मैं इसी बात से शुरू कर रही हूँ अपनी बात को कि हम संबंध बना रहे हैं। किससे? हमारे लक्ष्य से। ध्यान आया आप लोगों को? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये। थॉर्नडाइक ने एक संबंधवाद का सिद्धांत दिया था जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के बंध के सिद्धांत को भी हम बात करते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी हमने यदि अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे इसी मंजिल पर पहुंचना है, ठीक है, चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे वो आपका कोई भी मुकाम हो, मंजिल, आपने अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य तय कर लिया है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, आपकी मनःस्थिति मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी मनःस्थिति मजबूत नहीं होगी तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। लेकिन मनःस्थिति मजबूत करने के लिए आप जब, जैसे हम इस मार्ग पे चलते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हाँ, पीछे की जो गलती है वह यहाँ इस चौराहे पे नहीं दोहरानी है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमें पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना है। पीछे जो छूट गया उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। जो हो गया उसे भूलिए और नए की तरफ जाइए। यानी संबंध हमारा उस लक्ष्य से कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है, मजबूती कैसी है और हमारी मनःस्थिति कैसी है, तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बिल्कुल थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, सीखने के बंध को भी कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। जो पढ़ा ठीक है, जो नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, नए सिरे से हम उस चीज को वापस सीखने का प्रयास करेंगे। इसी सिद्धांत को मैकडूगल ने भी करा था। ध्यान है, थॉर्नडाइक ने तो बिल्ली के ऊपर इस चीज को देखा था, पिंजरा कूदना, पूरी कहानी आपको अच्छी तरीके से याद आ गई होगी। उसी प्रकार मैकडूगल ने जो है इसी सिद्धांत को किस पर अपनाया था? चूहे पर प्रयोग किया था। और उसके साथ कुछ नवीन समस्याएं उत्पन्न होती है। आपके साथ भी नवीन समस्याएं आएंगी। हमेशा एक ध्यान रखिएगा, जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो कई समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से घबराना नहीं है, प्रयत्न करना है, पीछे की भूल को आगे नहीं दोहराना है। जो हो गया है सो हो गया, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है, ठीक है। हम सब कर सकते हैं, ओके। इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं आपसे कि कल हमने जो पहले वीडियो में देखा था, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट चल रहा था हमारा। मैं उसी बात को यहाँ पर वापस पुनः लूंगी। ये रहा हमारा बीकानेर संभाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और बीकानेर संभाग। हमने बात करी थी बटबड़ पक्षी यहाँ का वन्यजीव शुभंकर, चिंकारा यहाँ का वन्यजीव शुभंकर, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का और कृष्ण मृग हमारे चुरू का वन्यजीव शुभंकर है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की हमने बात करी थी कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हमने कौन कौन से पॉइंट ले लिए। जोड़बीड़ हमने ले लिया था, ठीक है। फिर हमने बात करी थी ऊंट महोत्सव की। ऊंट महोत्सव से हमने उस्ता कला, जहरुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता की बात करी, रम्मत की बात कर ली, लोकनाट्य है, खजूर की बात करी थी, ठीक है। सर्वाधिक राजस्थान में खजूर और मोठ यही होते हैं। देशनो, करणी माता का मंदिर, चूहों का मंदिर, काबा, सफेद चील याद आ गया होगा। राजस्थान भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी, श्रीचंद भरतिया, सूर्यमल मिश्रण, जागती ज्योत, जन्म मोम याद आ गया होगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, डॉक्टर टॉसी टोरी याद आ गई है। चलिए, ब्रिटिश म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम लंदन, मरु त्रिकोण, जेजेबीआई, गोडावन त्रिकोण, जेजेबीए, गोल्डन त्रिकोण, जयपुर, दिल्ली, आगरा याद आ गया होगा। सीज और सेज भी याद आ गया। बरसिंगसर, लिग्नाइट की भी हमने चर्चा करी थी, याद आ गया सारी बात, ओके। आज हमारा यहाँ का टॉपिक है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग की हम जैसे ही चर्चा करते हैं, ठीक है, तो जूनागढ़ दुर्ग
की बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग को लेते हैं, जिसका प्राचीन नाम चिंतामणि है, निर्माता राव बीकाजी है। इसकी नींव 1478 में रखी गई थी, लेकिन पूर्ण राय सिंह ने 1589 में किया था। आधुनिक रूप जो आज हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो गंगा सिंह ने दिया था। यह जो दुर्ग है, जिस जमीन पर बना हुआ है, जिस स्थल पर बना हुआ है, श्रेणी बना हुआ है, वह स्थल, भूमि, धरा, सामरिक दृष्टि से मजबूत, सामरिक को इंग्लिश में कहते हैं मिलिट्री। मैं आती हूं यहां पर श्रेणी की बात करूंगी। श्रेणी का मतलब यह हो गया कि हर दुर्ग किसी न किसी श्रेणी पर स्थित होता है। आपने ध्यान दिया होगा हमारे राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं। आप बता सकते हैं हमारे राजस्थान में कुल कितने दुर्ग हैं? हाँ, कभी सोचा आपने राजस्थान में कुल कितने दुर्ग हैं? कोई दुर्ग पानी के बीच में बना हुआ है, कोई दुर्ग पहाड़ पर बना हुआ है। आज हम इसकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल, इससे भी प्रश्न आते हैं और हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये हमारा नोट का विषय है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। तो राजस्थान में कुल 84 दुर्ग हैं, एक चीज का ध्यान में रखेंगे। और इन 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया वो थे राणा कुंभा। कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, सभी में राणा कुंभा का बहुत बड़ा योगदान है। इन 32 दुर्गों में ध्यान रखना, इन 32 दुर्गों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। नाम सुना ही होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजसमंद जिले के अंदर आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। ये राणा कुंभा के 32 दुर्गों में से निर्मित किया गया। इस कुंभल दुर्ग के वास्तुकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वास्तुकार, शिल्पकार कौन है? मंडन। ध्यान में आया आप लोगों को? और इस मंडन ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है वास्तु मंडन। और इस वास्तु मंडन में दुर्गों की 10 श्रेणियों के बारे में बताया गया है। जी हाँ, 10 श्रेणियों के बारे में बताया गया। तो अब हम बात करें कि यह 10 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो मैं यहां नंबर 1 गिरि दुर्ग, जो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, उसे हम गिरि दुर्ग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्थल दुर्ग, भू दुर्ग, जमीन दुर्ग, जो जमीन पर बना हुआ होता है, स्थल पर बना हुआ होता है, ऐसे दुर्ग को हम स्थल दुर्ग कहते हैं। ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग मतलब जल दुर्ग, जल दुर्ग मतलब जिसके चारों तरफ पानी हो, ऐसा दुर्ग ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कहलाता है। अब हम आते हैं एरण दुर्ग, जिसके मार्ग में कांटे, पत्थर, गड्ढे हों, ऐसा दुर्ग एरण दुर्ग। वन या अरण्य दुर्ग, जो जंगलों से या वृक्षों से आच्छादित तो होता है, ऐसा दुर्ग अरण्य दुर्ग, वन दुर्ग या वृक्ष दुर्ग कहलाता है। वापस हम देखें पारीध, ध से धनुष आया, परिधि, जिसके चारों तरफ मोटी मोटी परिधि हो, वह पारिध दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीख, ख, ख से खाई, जिसके चारों तरफ खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाएगा? पारीख दुर्ग। पारीख, ख से खाई, खाई मतलब कहने का जिसके चारों तरफ खाई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे धन्व या धानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो या रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देंगे या रेत के टीले पर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? धन्व या धानवन दुर्ग। अब हम आते हैं 9 और 1 10। अब इन दुर्गों की हम जैसे बात करते हैं, जनरली हम इनको अवॉइड भी कर देते हैं और ध्यान में भी रखते हैं। सहाय दुर्ग, बिल्कुल जहां पर एक ही गोत्र के बंधु बांधव रहते हों, ऐसा दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। जहां हमेशा परिवारजन रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते रहते हैं, सहायता करते हैं, सहाय दुर्ग। और एक लास्ट आता है हमारे पास सैन्य दुर्ग।
समझ लीजिएगा। सैन्य दुर्ग की विशेषता क्या है? सैन्य दुर्ग की विशेषता मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान देंगे सैन्य दुर्ग की विशेषता को। सबसे पहले वह गिरी पर स्थित होगा, यानी पहाड़ की चोटी पर स्थित होगा, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, उसके चारों तरफ गहरी गहरी खाई होगी, यानी पारीख होगा। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी परिधि होगी, पारिध यानी परिधि होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें, उसके चारों तरफ यानी उसमें एकदम हम नहीं पहुंच सकते, वह कैसा दुर्ग होगा? एरण दुर्ग होगा, जिसके मार्ग में कांटे पत्थर व गड्ढे होंगे, ठीक है। फिर हम देखें कि उसके चारों तरफ जो खाई है, उस खाई में पानी भी भर जाता है, यानी ओदक दुर्ग है, और उसके चारों तरफ वृक्ष आच्छादित हो जाते हैं, यानी अरण्य दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर? यानी कितनी सारी विशेषता, 1 2 3 4 5 6 और खुद 10 नंबर पे है, यानी इतनी सारी विशेषता रखने के बाद यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो अब हमारे पास प्रश्न आता है। प्रश्न मेरा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मेरा प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला दुर्ग। आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रही हूं। मेरा प्रश्न है, और प्रश्न बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैंने प्रश्न पूछा है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला दुर्ग, और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। दूसरा प्रश्न आया मेरा, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, ठीक है। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न के जवाब मुझे दीजिएगा, कौन सा है। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इसका जवाब दूंगी। तब तक मैं आपके सवाल का इंतजार कर रही हूँ। इस सभी चीजों को नोट में आप डाल दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। तो श्रेणी स्थल, भू, जमीन, धरा दुर्ग, सामरिक मतलब मिलिट्री, सामरिक दृष्टि से मजबूत दुर्ग, उपनाम जमीन का जेवर, ऑर्नामेंट ऑफ अर्थ, आगरा दुर्ग के समान है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ में, नोट डाला 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है मंडोर जोधपुर में है, एक जैसे 5 महलों की लंबी श्रृंखला जूनागढ़ में है, और एक जैसे 9 महलों की लंबी श्रृंखला नोट में डाल के लिखेंगे, न से नो न से नाहरगढ़, हिंदू मुस्लिम शैली व इंडो आर्य शैली में निर्मित दुर्ग है, कर्णपोल, सूरजपोल, दौलतपोल, फतेहपोल, तरणपोल, ध्रुवपोल प्रमुख द्वार हैं, जयमल व फत्ता की पाषाण प्रतिमा स्थापित है, डूंगर सिंह राठौर द्वारा निर्मित न्याय का घंटा यहीं पर स्थित है, दुर्ग का आकार चतुर्भुजाकार व चतुष्कोणीय है, सिलाखाना, हजूरपोड़ी, बाहरादरिया, गुलाब निवास, शिव निवास यहीं पर स्थित है, जोरावर हरमिंदर का चौक स्थित है, विक्रम विलास स्थित है, कर्ण सिंह के दरबार में गोल्डन वर्क कर रखा है, उसके लिए फेमस है, सरदार महल, डूंगर निवास, भैरव चौक, सुजान महल, गणपत विलास ये यहाँ के महल हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अनूप महल का जो महल है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से सोने की पच्चीकारी की गई है। छत्र महल स्थित है जो तंबू नुमा स्टाइल में बना हुआ है, और उसकी छत लकड़ी से बनी हुई है, जिसके लिए वह देखना एकदम अद्भुत हमें लगता है। राजाओं की पासवानों के महल में हाथीदांत का सुंदर कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया पासवान, तो पासवान का मैं मीनिंग बता देती हूँ। पासवान मतलब एक प्रकार की दासी, और ऐसी दासी जो पत्नी की तरह रहती है लेकिन पत्नी नहीं होती है। आपने उदय सिंह को ध्यान दिया होगा। उदय सिंह ने किससे युद्ध किया था? बलवीर से युद्ध किया था, और बलवीर कौन थे? पासवान पुत्र थे। ये ध्यान में रखिएगा, इसकी कहानी को हम और ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि पासवान किसे कहता है? राजा के पास रहने वाली एक रानी, लेकिन वह दासी होती है, और लेकिन उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता है। एक तरीके से पत्नी की तरह रहने वाली प्रेमिका जो दासी होती है, मुख्यतः पासवान। ठीक है।
पासवान महल बने हुए हैं। हाथी दांत का कार्य उन पासवान महलों के अंदर किया गया है, बहुत ही सुंदर है। मुगल, गुजराती व राजपूती शैली में जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। लाल पत्थर व सफेद संगमरमर से निर्मित दुर्ग है ये। इस दुर्ग में आज तक कोई साका नहीं हुआ है। साका का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूं। साका मतलब हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, साका। सबसे पहली बात कि साका क्या होता है, तो साके के मीनिंग को मैं आपको अब समझा रही हूं। यानी हमारे पास युद्ध होना जरूरी है, ठीक है। अब राजा को यह पता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सैन्य शक्ति कम है, तो वो कहता है अपनी रानी को कि मैं केसरिया कर दूंगा। केसरिया मतलब यानी मैं अपना सर पे कफन बांध के निकल रहा हूं, केसरिया बाना पहन के निकल रहा हूं, युद्ध करूंगा, 4 को मार के मरूंगा, लेकिन मेरा मरना निश्चित है। यानी युद्ध तो होगा, उसमें केसरिया होगा प्लस जौहर भी हो जाएगा। तो जब राजा कहता है कि मेरा निश्चित है शहीद होना, तो रानियां कहती है स्वयं के शील सतीत्व की रक्षा के लिए या तो वह अग्नि कुंड में समर्पित हो जाती थी या जल कुंड में समर्पित हो जाती थी। तो जब यह तीनों गतिविधि एक साथ होती है तो उसे कहते हैं हम साका। ध्यान में रखिएगा। तो यहां जो है एक बार भी साका नहीं हुआ है, इस चीज का हम ध्यान में रखेंगे। अन्य नाम, इस दुर्ग का नाम राती घाटी है, ध्यान में देंगे। राती क्या होता है, बीकानेर के पास स्थित एक घाटी है, उसी के नाम पर इस दुर्ग का प्राचीन नाम पड़ा राती घाटी। इस राती घाटी जो है, एरिया जो है, वहां की मिट्टी लाल मिट्टी है, सर्वाधिक है। बीकानेर से मुल्तान, मुल्तान जो है पाकिस्तान आता है, तो मुल्तान तक फैला हुआ यह क्षेत्र है, राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां एक युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1534 को कामरान वर्सेस बीकानेर के बीच में, जिसमें बीकानेर के शासक जो हैं वो जीत गए थे, और इस युद्ध को पश्चिमी सीमा का सबसे निर्धारक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, राती घाटी का युद्ध। राती घाटी के नाम से हम हल्दी घाटी को भी जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लालगढ़ पैलेस। पैलेस, दुर्ग, गढ़, पैलेस सब अलग होता है। पैलेस का मतलब होता है राजमहल, राजमहल मतलब राजा के रहने का घर, ध्यान में रखिएगा। तो लालगढ़ पैलेस, निर्माता गंगा सिंह। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था, इसलिए इसका नाम लालगढ़ रखा गया था। ये मत समझिएगा कि लाल रंग कर दिया या गया, लाल पत्थर से बना, नहीं, लाल सिंह की स्मृति में बना, इसलिए इसे लालगढ़ पैलेस रखा गया। यूरोपियन शैली में निर्मित राजमहल है। वास्तुकार सर स्टीवन याकूब रहे हैं। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित राजमहल है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय और शार्दुल संग्रहालय यहीं पर स्थित है। हमारे पास नाम आया गंगा सिंह, तो गंगा सिंह के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह राठौड़ वंश के एक मजबूत शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। गंगा सिंह बीकानेर शासक है। 1880 से 1943, 1880 से 1943 तक इनका कार्यकाल रहा है। संस्थापक गंगानगर के, इन्होंने जो गंगानगर जिला है जिसे हम श्री रामपुर या श्री गंगानगर के नाम से भी जानते हैं, 1927 में इसको स्थापित किया था। उपनाम इनका राजस्थान का भागीरथ है। इन्हें राजस्थान का भागीरथ इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर को राजस्थान में लेकर आए थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ गंगा को लेकर आए थे, ध्यान में रखिएगा। 1933 जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, सवाई जय सिंह के साथ इन्होंने उसमें भाग लिया था। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। 1919 में जो शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ था, उसके ये राजदूत बनकर गए थे। पहले शासक जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम यानी योजना चालू किया था, बिल्कुल अपने कर्मचारियों की इतनी ध्यान में रखते थे। 1921 में कनाट ऑफ ड्यूक द्वारा स्थापित किया गया था एक नरेंद्र मंडल करके, उसके ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इनकी सेना को गंगा रसाला के नाम से जाना जाता था। गंगा रसाला अपने आप में बहुत बड़ा खौफ सैन्य दल था, ठीक है ना, यानी गंगा रसाला आ गया मतलब जीतना निश्चित है, तो इनकी सेना को गंगा रसाला कहा जाता था। 1914 से 18 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, गंगा रसाला को इन्होंने ब्रिटिश की मदद हेतु मिस्र, स्वेज नहर, इजिप्ट, पर्शिया व इराक तक भेजा था। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस मदन मोहन मालवीय, ध्यान में आया, वो संस्थापक थे, तो उनके साथ इन्होंने योगदान दिया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। 1900 में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। निधन इनका 1943 मुंबई में हुआ था। निधन के समय ब्रिटिश सरकार ने 19 तोपों की सलामी इनको प्रदान की गई थी।
1910 में कार्यपालिका व न्यायपालिका, पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही थी, राजा द्वारा ही संचालित हो जाती थी, लेकिन इन्होंने ही कार्यपालिका को अलग किया और न्यायपालिका को अलग करने वाले प्रथम शासक थे। गंगा सिंह का एक कोटेशन है, जब युद्धों की बात हुई तब इन्होंने कहा था यदि भारत व इंग्लैंड का युद्ध होता है तो समस्त राजपूत नरेशों का समर्थन अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा। कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऊंट महोत्सव मैंने आपको करवा दिया है, ठीक। अब इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है लूणकरणसर, और लूणकरणसर जो है वो बीकानेर में आता है। खारे पानी की झीलें, राजस्थान में कुल 10 खारे पानी की झीलें कहां कहां पर, सांभर झील, लूणकरणसर बीकानेर, तालछापर चूरू, काछोर सीकर, डीडवाना नया जिला बन गया इसलिए कुचामन डीडवाना हम लिखेंगे, डेगाना नागौर में, कुचामन झील भी, कुचामन डीडवाना डिस्ट्रिक्ट, काबोद पोखरण जैसलमेर, पंचभद्रा बालोतरा, फलोदी खुद फलोदी, ठीक है। ये 10 खारे पानी की झीलें हैं। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो राजकोट गुजरात से होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूणकरण से होता है। नीचे नोट डाल के हमने लिखा है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राजकोट गुजरात से। अब ये जो झील है, बिल्कुल लूणकरणसर झील जो है वो प्लेया झील है। अब आप बोलेंगे प्लेया झील क्या होती है, उसके कंटेंट मेरे सामने आपके सामने आ रहे हैं, सुनते भी जाएंगे लिखते भी जाएंगे। रेगिस्तान में बनने वाली एक अस्थायी झील है जिसे हम प्लेया झील या सूखी झील भी कहते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क इलाकों में की जो घाटियों में बनती है, जहां भारी बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, ये झीलें अक्सर वाष्पीकरण के कारण जल्दी सूख जाती है। तो प्लाया झील बेसिकली क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। प्लाया शब्द जो है स्पेनिश भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है तट या समुद्र तट। इस झील में कोई वनस्पति नहीं होती है। झील में खारे खनिज पाए जाते हैं। झील को वर्ड हिप्पोथिरॉस के नाम से भी जाना जाता है। झील में नमक से ढका हुआ तल क्षारीय समतल रूप में जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। और झील में नमक रहित तल मिट्टी का पेन, हार्ड पेन, सूखी झील का बिस्तर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा झीलें प्लाया झील के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, जूनागढ़ दुर्ग, लालगढ़ पैलेस और लूणकरणसर। इसके साथ हमने थॉर्नडाइक व मैकडूगल के संबंधवाद सिद्धांत को भी जानने की कोशिश करी है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था। संबंध बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, लक्ष्य नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा, मनस्थिति सही नहीं होगी, प्रयत्न नहीं करेंगे, पीछे की गलतियों को पुनः नहीं दोहराएंगे। ध्यान में रखते हुए इन सभी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका मेरी इस स्क्रीन पर आ रहा है। मैं इसलिए ये सब चीजें लेकर आई हूं कि आप लोग इस तरीके से व्यवस्थित नोट्स बनाएं। मार्केट में नोट्स की कमी नहीं है, लेकिन स्वयं के हाथ से 1 लाइन नोट्स। अब यहां देखिएगा, जितनी लाइनें हैं उतने क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। ये ध्यान में रखिएगा कि किसकी सेना को गंगा रसाला कहा गया, गंगा रसाला कब, कहां, किसके समय पर गई, ऐसे क्वेश्चन। केसर हिंद किस बीकानेर शासक को कहा गया, कब कहा गया, ठीक है, इनका निधन कहां हुआ था, ऐसे हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपको नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं और इसी तरीके से याद करने हैं। इसी ऊर्जा के साथ मैं आपका वापस पुनः स्वागत करूंगी। तब तक आप मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग है 1 से लेकर अभी तक में इसको देखिएगा। त्योहार व तिथियों को याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप टॉपिक याद करते चले जाएंगे, पीछे का आपके क्या होगा, मेमोरी में चलता जाएगा। उसका रिवीजन महीने में 1 बार रहेगा। बार बार प्रयत्न करिए, प्रयत्न करिए, प्रयत्न करिए। लक्ष्य बड़ा रखिए, संबंध सर्वश्रेष्ठ रखिए, तो आपको याद होता चला जाएगा। और अपनी मनस्थिति पॉजिटिव रखिए, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।